Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। इससे पहली वीडियोस में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट F.W. टेलर ने दिया था और उसके अंदर दो पार्ट्स थे आपके, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैं इन दोनों टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस बनाऊं, इसलिए मैंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर अलग और साइंटिफिक टेक्निक्स पर अलग वीडियो बनाई है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। जो टेलर हैं उनकी टेक्निक्स में से फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये टेक्निक आखिर कहती क्या है वो देख लेते हैं। ये टेक्निक बोलती है, इन दिस टेक्निक टेलर ने क्या सजेस्ट किया था। ये जो टेक्निक है इसमें टेलर ने बोला था कि कोई भी फैक्ट्री है उसमें दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन टेलर को ऐसा लगा कि जो वर्कर्स हैं उनको प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी शामिल किया जा रहा है और प्रोडक्शन में भी, मतलब कि उनके ऊपर ओवरबर्डन हो रहा है प्लानिंग का भी और काम और प्रोडक्शन का भी। तो टेलर ने क्या बोला, टेलर ने बोला कि जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड ना देके कुछ एक्सपर्ट्स रख लिए जाएं। मतलब कि स्पेशलाइजेशन डेवलप करने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स को रख लिया जाए सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। क्यों, और अब जैसा कि होता है कि एक इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, हर एस्पेक्ट में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए टेलर ने बोला कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट या फिर फंक्शनल एक्सपर्ट जो हैं वो रखे जाने चाहिए। 8 कैसे, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो हर एक बॉस जो है वो किस में फिर स्पेशलाइज हो जाएगा, एक एस्पेक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा और जो काम है वो बहुत प्रोडक्टिवली इंक्रीज होगा, काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो कैसे, देखिए इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, ओवरबर्डन वो ना हो जाए, इसलिए जो टेलर है उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स रखे जाने चाहिए। और वो उन्होंने बोला कि उन्होंने किस पे फोकस किया कि 8, मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट रखे जाने चाहिए। 8 कैसे, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ओके, अब वो 8 एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं। अब टेलर ने उन 8 एक्सपर्ट्स के नाम बताए हैं कि कौन कौन से रखे जाने चाहिए। अब जो ये शुरू के 4 एक्सपर्ट्स हैं ये है प्लानिंग डिपार्टमेंट के और जो लास्ट के 4 हैं ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका एक्सपर्ट, रूट क्लर्क। अब आपको इस नाम से ही मीनिंग निकालना बताती हूँ मैं। रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो रूट क्लर्क क्या हो गया, रास्ता दिखाने वाला क्लर्क। तो ये रूट क्लर्क वो होता है जो कि किसी भी मैकेनिकल जॉब में काम को कैसे पूरा करना है, किस सीक्वेंस में पूरा करना है और क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं इस बारे में बताता है। तो दैट मीन्स वो एक रास्ता दिखा रहा है, रूट दिखा रहा है, तो वो हो गया रूट क्लर्क। सेकेंड आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कौन होता है, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होगा, जो इंस्ट्रक्शंस देगा। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो कि नेसेसरी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो कौन हो गया आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो क्लर्क होते हैं ये चेक करते हैं कि जो काम है वो टाइम से पूरा हो रहा है या नहीं और उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, और किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं वो कॉस्ट क्लर्क ही करते हैं। फोर्थ आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन में से वर्ड निकल रहा है डिसिप्लिन, दैट मीन्स ऐसा क्लर्क, ऐसा बॉस जो कि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन कराए। अब हर एक डिपार्टमेंट में कुछ मतलब डिसिप्लिन तो होना चाहिए, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या कोई काम कंप्लीटली हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, हौच पौच हो जाएगा सब कुछ।
तो इसलिए डिसिप्लिनेरियन वो होता है जो कि जिसकी जिम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मेंटेन कराना। फिर आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है वो पूरे गैंग का पूरा डिपार्टमेंट है उसका बॉस होता है, और ये क्या करता है, सारी मशीनरी टूल्स ये सबको अरेंज करवाता है ताकि काम में कोई डिले ना हो और काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। 6th आता है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड से क्या पता चल रहा है कि काम की स्पीड क्या है, तो ये चेक करता है काम की स्पीड को कि कहीं काम इतना ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा कि वो टाइम पे कंप्लीट ही ना हो पाए। तो जो काम की स्पीड है उसको चेक करता है, अगर स्लो चल रहा है तो वो स्पीड बढ़वाता है उन वर्कर्स से कि काम को थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए। 7th आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मशीन्स और टूल्स इन सब के रिपेयर के लिए। कौन कराएगा रिपेयर, वही तो कराएगा जो रिपेयर बॉस होगा। अगर कोई भी खराबी आ जाती है मशीन में टूल्स में तो रिपेयर बॉस। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो होता है, अब जो आपने आउटपुट निकाला, जो भी आपका प्रोडक्शन होके आया, अब उस प्रोडक्शन की क्वालिटी कंट्रोल को कोई तो चेक करेगा, तो वो कौन चेक करता है, इंस्पेक्टर। तो ये होते हैं आपके 8 एक्सपर्ट्स जो कि टेलर ने सजेस्ट किए कि होने चाहिए इन 2 डिपार्टमेंट्स में। ये एक चार्ट दिया हुआ है आपको, इसमें बताया हुआ है ये रहा कि फैक्ट्री मैनेजर प्लानिंग और प्रोडक्शन में 2 में डिवाइड है और 4 इसके हैं ये एक्सपर्ट्स, 4 इसमें हैं। नेक्स्ट टेक्निक आती है सेकेंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं, कोई भी कंपनी है या कोई भी यूनिट है वो जब प्रोडक्शन करती है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि एक कंपनी है, उसने स्टैंडर्ड सेट किया कि उन्हें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है इस 1 महीने के अंदर, तो वो उनका क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया कि उन्होंने इतनी यूनिट्स कंप्लीट करके देनी ही देनी है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो साइज, टाइप, वेट, मेजर्स और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इनको ध्यान में रखकर किया जाता है। टेलर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है और एक मैनेजर जो है उसको यूज़ करना चाहिए उस टाइम वर्क स्टडी टेक्निक्स का। ये जो टेक्निक्स है अभी हम इसी में आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर होता है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सब, ठीक है। तो इनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब कुछ कंपनीज हैं जैसे नोकिया, नाइकी, एप्पल, वीडियोकॉन, ये हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक को फॉलो करती हैं, उनका यूज़ करती हैं, इसीलिए ये इतने ऊंचाई पर पहुंची हैं। अब आता है आपका इसी में सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली होता है कि किसी भी क्वालिटी के किसी भी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सेम स्पेशलिटी होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके या तो उनको साइज़ के हिसाब से या उनके टाइप के हिसाब से या वो प्रोडक्ट का कलर कैसा है उस हिसाब से या वेट के हिसाब से किसी भी एक चीज़ को पकड़कर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, सिंप्लीफाई कर दिया जाता है उन्हें कि इस कैटेगरी का प्रोडक्ट इसमें रखा जाएगा और इस कैटेगरी का पूरा इसमें रखा जाएगा। मान लीजिए कुछ फ़ोन्स हैं, अब उन फ़ोन्स को उनके मॉडल के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। 10 फ़ोन मान लीजिए नोकिया के हैं, 10 फ़ोन कोई और उसके अंदर कोई और मॉडल आ गया, तो सबको उनके जो एक जैसे हैं वो एक डिपार्टमेंट में और जो दूसरे हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको बोलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। मतलब कि प्रोडक्ट के साइज, टाइप, वेट इन सब के अकॉर्डिंग उनको सिंप्लीफाई कर देना, कैटेगराइज कर देना, ये होता है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो दोनों टेक्निक्स हैं सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ये टेलर ने बताई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टेक्निक आती है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या कहती है कि वर्क स्टडी में क्या था कि उन्होंने स्टडी किया काम के ऊपर कि काम को कैसे कंप्लीट किया जाए, किस वे में कंप्लीट किया जाए ताकि प्रोडक्शन तो मैक्सिमम हो लेकिन जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। अब सबसे पहला था इसके अंदर फैटिग स्टडी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो सबसे पहले आता है आपका फैटिग स्टडी। फैटिग वर्ड का मतलब होता है एक तरह से टायर्डनेस। फैटिग मतलब जब कोई इंसान बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये जो फैटिग स्टडी है इसमें क्या कहा गया था, इसमें सबसे पहले तो फाइंड आउट किया गया था रेस्ट इंटरवल्स, कि कोई भी एम्प्लॉय है
उसको कितना रेस्ट देना चाहिए बीच में काम के, उस रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितने रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए, ये सब इसमें डिस्कस किया गया था। टेलर ने सजेस्ट किया था कि कोई भी इंसान है, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बैठे बैठे थक जाएगा। तो इसलिए टेलर ने कुछ एक एग्जाम्पल देकर बताया। टेलर ने पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या किया कि उसने एक एवरेज मतलब एक एवरेज ड्यूरेशन निकाली रेस्ट इंटरवल्स की। वो कैसे निकाली कि कुछ लोगों पर 100 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कौन कितने टाइम में थक रहा है। फिर जो एवरेज निकल कर आया उसके बेसिस पर उन्होंने बोला, मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में 3 शिफ्ट लगती हैं और आप अगर किसी एम्प्लॉय को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट दे रहे हो और थर्ड में उसको फ्री कर रहे हो, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो थक जाएगा। तो इसलिए टेलर ने बोला कि अगर 3 शिफ्ट हैं किसी कंपनी में तो फर्स्ट शिफ्ट में उसको काम दिया जाए, सेकेंड शिफ्ट उसका रेस्ट इंटरवल हो और फिर थर्ड शिफ्ट में उसको वापस काम दिया जाए। तो ऐसे अगर उसे रेगुलर इंटरवल्स पर काम कराया जाएगा और रेगुलर उसको रेस्ट इंटरवल्स दिए जाएंगे तो काम में प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्क स्टडी के अंदर ही सेकंड आता है मेथड स्टडी। इस स्टडी में क्या था कि इस स्टडी में सबसे पहले तो बेस्ट मेथड फाइंड आउट किया गया था कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, बेस्ट मेथड क्या है। और बेस्ट मेथड उसको बोला गया था जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम आए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि वो मेथड्स प्रोडक्शन के ट्राई किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब काफ़ी सारे मेथड्स को ट्राई करने के बाद जो मेथड्स हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है, जिसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा मिनिमम आ रही है, उन मेथड्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। टेलर ने डेवलप किया असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट। अब ये जो असेंबली लाइन का है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें ये था कि कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन की वो कम से कम आए और मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जो हम लोगों को सामान दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए ताकि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई रहे। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स ने यूज किया इस कॉन्सेप्ट को बहुत सक्सेसफुली, इसीलिए वो इतना ग्रो कर पाया। थर्ड आता है टाइम स्टडी। ये कंडक्ट किया गया था ये देखने के लिए कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम ज़रूरी है, कितना स्टैंडर्ड टाइम देना चाहिए। फिर कुछ स्टैंडर्ड टारगेट्स सेट किए गए थे वर्कर्स के लिए और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया है इस टेक्निक के अंदर? टेलर ने बोला कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एवरेज वर्कर जो है जब वो अपने काम को करते टाइम एक स्टॉप वॉच लगा दी। टेलर ने एक स्टॉप वॉच लगा दी और एवरेज टाइम नोट किया कि कितने टाइम में वर्कर उस काम को कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन को 100 टाइम्स रिपीट किया और 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद जो एवरेज टाइम निकल कर आया उसको उन्होंने एवरेज टाइम एज अ स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि इतने टाइम के बाद जो इंसान है वो थक जाएगा, मतलब उसको इतना ही टाइम मिलना चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए ताकि परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। फिर आता है इसी में आपका मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो इस स्टडी में सबसे पहले क्या देखा गया था कि एक वर्कर जो है वो काम को करते हुए कितनी बार मूव करता है, कितनी बार वो मूवमेंट्स करता है अपने हैंड्स की, अपनी बॉडी की, अपने मतलब कितनी बार झुकता है वो, कितनी बार किसी सामान को लेने के लिए जाता है या व्हाटएवर। तो उन्होंने क्या किया, ये किस लिए की गई थी ये स्टडी कि सबसे पहले तो ये देखना था, डिफरेंशिएट करना था प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में। फिर जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स थे, वेस्टफुल मूवमेंट्स थे, उनको कट डाउन कर दिया गया। तो टेलर ने इस टेक्निक में क्या सजेस्ट किया, इस टेक्निक में भी उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने जिस टाइम पर वो जो वर्कर्स हैं वो जॉब परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि जो वर्कर है वो कितनी बार वो मूवमेंट्स कर रहा है, मतलब कितनी बार वो अपनी जगह से उठ रहा है, कितनी बार वो झुक रहा है एंड सो ऑन। ऐसे ही उन्होंने इसको भी डिफरेंट वर्कर्स के साथ 100 टाइम्स रिपीट किया और फिर एक एवरेज निकल कर आया कि इतने टाइम में एक वर्कर जो है वो मूवमेंट करता है। तो ये था मोशन स्टडी के अंदर।
अब नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है। इस टेक्निक में क्या था, फोकस किया गया था कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस पे किए जाएं। मतलब कि जो एफिशिएंट हैं अगर उनको भी उतने ही दिए जाएंगे जो इनएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगी पार्शियलिटी। तो जो जितना कैपेबल है उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस पे किए जाने चाहिए। तो ये जो टेक्निक है ये बोलती है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि पेइंग डिफरेंट वेजेस टू एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। दूसरी चीज़, अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वेजेस देंगे तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होंगे और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उनकी कैटेगरी में आने के बारे में सोचेंगे कि भाई उनको इतना ज़्यादा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहा है, तो हमें भी मिले, तो वो एफिशिएंटली और ज़्यादा काम करेंगे। और जो पेमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए, यूनिट प्रोड्यूस्ड के अकॉर्डिंग। मतलब जो वर्कर जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उतनी उसको पेमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी जो है हमारे काम की वो बढ़ जाएगी। तो ये जो टेक्निक थी ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर का काम किया इस टेक्निक ने एम्प्लॉयज़ के लिए, इसलिए एम्प्लॉयज़ ने फिर परफॉर्म करना शुरू किया बहुत एफिशिएंटली। अब आती है हमारी नेक्स्ट टेक्निक, मेंटल रेवोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है मेंटल एटीट्यूड। क्या मीनिंग होता है इसका, मेंटल एटीट्यूड। तो अब ये जो टेक्निक है इसमें क्या कहा गया था, इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव था कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे के लिए एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको चेंज करना, ये इसका पर्पस था। और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन सेट करना। अब जो टेलर है उन्होंने क्या बताया इस टेक्निक में कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स भी होते हैं और मैनेजमेंट ग्रुप भी होता है। वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ओवरबर्डन किया जा रहा है और लेस पे किया जा रहा है, मतलब काम के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे। उसी तरह से ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स जो हैं वो बहुत केयरलेस हैं और स्लो काम करते हैं, किसी काम के नहीं हैं, ऐसे सोचते हैं। तो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर टेलर ने बोला कि उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के लिए जो ये नेगेटिव एटीट्यूड है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे के लिए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन की फीलिंग जनरेट हो और एफिशिएंटली एक साथ मिलकर वो काम कर सकें। इसलिए चेंजिंग द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, तो ये थी हमारी 5 टेक्निक्स। अब देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की एडवांटेजेस क्या थी और इसी के साथ फिर ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म। तो एडवांटेजेस क्या थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, गो थ्रू कर लेते हैं इससे भी। फर्स्ट टेक्निक थी कि सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन। अभी आपने पीछे पढ़ा, जब ये दोनों चीज़ें आई तो क्या हुआ, बिजनेस में एफिशिएंसी इंप्रूव होने लगी। सेकंड क्या है, वेस्टेज कम होने लगा, मतलब कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होने लगे, तो ऑब्वियसली वेस्टेज जो है रिसोर्सेज की वो कम हो गई। तीसरा, वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के क्लोज हैं, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन उनमें बढ़ने लगा। फोर्थ है कि जो वर्कर्स की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। और enables the worker to earn more with the introduction of differential piece rate system। अब जो ये differential piece rate system पीछे पड़ा था efficient और inefficient employees, तो ये एक मोटिवेटर का काम किया। कैसे, क्योंकि जो inefficient employees हैं उनको भी ये लगा कि जब efficient employees को इतना दिया जा रहा है एक्स्ट्रा वेजेस काम करने पे, तो हम भी काम करें, तो इससे वो भी मोटिवेट हुए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। ऑलरेडी मैं ये 3 वीडियोस बना चुकी हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तीनों टॉपिक्स में से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक बहुत क्लियरली, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डिटेल में 3 वीडियोज़ बनाई हैं इसकी। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलो चैनल को।
जो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी और कोई टॉपिक आप मिस नहीं कर पाएंगे, बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा टॉपिक। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये सेशन। थैंक यू सो मच।